वेरी गुड इवनिंग बेटा। हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ हमने छोड़ा था। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो, मान लीजिए कोई रिएक्शन ले लिया आपने जिसमें ए मोल्स किसी रिएक्टेंट के वो रिएक्ट कर रहे बी मोल्स किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ, और जो प्रोडक्ट हमारे पास दे रहे हैं उसमें बन रहे हैं सी मोल्स किसी प्रोडक्ट के सी के और डी मोल्स किसी प्रोडक्ट डी के। तो डेल्टा आर जी, अगर मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूँ तो वो हो जाएगी डेल्टा आर जी नॉट स्टैंडर्ड स्टेट पे प्लस आर टी लॉग एन क्यू के बराबर। ठीक है। जब इक्विलिब्रियम आता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक ऐसी स्टेट पे जहाँ रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों मतलब बराबर हो रहे हैं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हिंट जैसा है इसमें। एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, क्यू जो है वो के के बराबर हो जाता है और डेल्टा आर जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो इस रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? ज़ीरो इज इक्वल टू डेल्टा आर जी नॉट प्लस आर टी लॉग एन के। ठीक है। या फिर डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग एन के, या फिर लॉग इन के लिए हटाने के लिए डेल्टा आर जी नॉट स्टैंडर्ड सेट के लिए माइनस 2.303 आर टी लॉग के। हमें पता है, वी ऑल्सो नो दैट, ये चीज़ भी हमें पता है कि डेल्टा आर जी नॉट ये बराबर है डेल्टा आर एच नॉट माइनस टी डेल्टा आर एस नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग एन के। अब देखो होता क्या है, फॉर स्ट्रॉन्गली एंडोथर्मिक रिएक्शंस, मतलब अगर कोई रिएक्शन पूरी तरह से एंडोथर्मिक है या उस केस में आपको हीट प्रोवाइड करनी ही पड़ रही है, तो जो डेल एच नॉट की वैल्यू है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी और पॉजिटिव होगी। तो क्या होता है कि ऐसे केस में क्यू की वैल्यू जो है वो 1 से कम हो जाती है और रिएक्शन जो है इज अनलाइकली टू फॉर्म प्रोडक्ट, अनलाइकली टू फॉर्म प्रोडक्ट। ये कब होता है? जब आपके पास एच नॉट की वैल्यू पॉजिटिव हो और बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू हो और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू लेस देन 1 हो। लेकिन अगर आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिस केस में हीट रिलीज होती है, तो एच नॉट की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है और बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू। तो क्या होगा कि जो आपके पास जी नॉट है वो भी नेगेटिव होगा। अब ऐसे केस में जो के है आपके पास वो 1 से ज़्यादा होगा। तो जिन रिएक्शंस में आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन में के की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, वो क्या होती है? दे गो टू कंप्लीशन नियर कंप्लीशन, मतलब ये आसानी से कंप्लीट होना प्रेफर करती हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनको कहो कि रिएक्ट करना ही नहीं चाहते, ये इस केस में बहुत ही आसानी से प्रोडक्ट बनाने के लिए रेडी रहते हैं। नेक्स्ट, थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोकेमिस्ट्री जो है आपके पास, ये थर्मोकेमिकल इक्वेशंस या बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं उनसे रिलेटेड है। इसमें जो सबसे पहली आती है हमारे पास, मतलब जो सबसे पहली टर्म आएगी वो होगी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी। तो एंथैल्पी यहाँ पे क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीट, जितनी हीट इवॉल्व हुई है या एब्जॉर्ब हुई है जब कुछ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स को एक्सप्रेस किया जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के द्वारा। जैसे मान लीजिए आपने कोई केमिकल इक्वेशन लिखी, जैसे N2 प्लस H2 इट गिव्स 2NH3। तो अगर हम इसको पूरा बैलेंस कर देते हैं तो यहाँ आपके पास ये जो मतलब जितनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बता पाती है हमें,
वो होती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब अगर एंथैल्पी हमें किसी रिएक्शन के लिए लिखनी है तो वो क्या हो जाएगी, डेल्टा एच इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि हीट चेंज कितना आया प्रोडक्ट्स में माइनस हीट चेंज कितना आया रिएक्टेंट्स में। अब इस साइन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच जो है दो रिएक्शंस होते हैं जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज जैसा कर लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब आप एंडो की बात करोगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के केस में क्या होता है कि प्रोडक्ट की हीट एंथैल्पी ज़्यादा होगी रिएक्टेंट से। तो यहाँ से हमें पता लग जाए कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस के केस में हीट ऑफ प्रोडक्ट्स वो ज़्यादा होगा हीट ऑफ रिएक्टेंट से, यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। उसी तरह अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें तो इनमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है, तो यानी कि जो प्रोडक्ट की हीट होगी वो रिएक्टेंट की हीट से कम होगी, तो इस केस में डेल्टा एच नेगेटिव हो जाता है। अब इसके बाद कौन से फैक्टर्स एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, वो फैक्टर्स जो किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ reactants and products। अब देखो होता क्या है कि जब आपके पास किसी भी रिएक्शन को आपने करना है तो हम कहते हैं कि जैसे सॉलिड से लिक्विड में जाना है, तो जब आप सॉलिड से लिक्विड में जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेप्ट आता है लेटेंट हीट। जैसे कि अगर आपने हीट दिया तो उसका टेम्परेचर जो है, जैसे आपने मान लीजिए आपने हीट दे दी किसी चीज़ को, तो जब वो पानी पे 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच भी गया पानी, तो भी उसके बाद अगर आप हीट देते रहते हो तो वो टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा हीट आप दे रहे हो वो अंदर बॉन्ड तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रही है और वो स्टोर हो रही है लेटेंट हीट के तौर पे। तो जो लेटेंट हीट आपके पास इन्वॉल्व हो रही है जब आप फिजिकल स्टेट्स में चेंज कर रहे हो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, यानी कि सॉलिड से लिक्विड किया, लिक्विड से गैस किया, जब आप चेंजेस ऐसे कर रहे हो तो इन दैट केस आपके पास जो एंथैल्पी चेंज है, एंथैल्पी जो रिएक्शन की वो चेंज हो जाती है फिजिकल स्टेट के साथ साथ। जैसे कि मान लीजिए आपने H2 गैसेस लिया और उसको आप रिएक्ट करवा रहे हैं हाफ O2 गैसेस के साथ और ये बन गया H2O लिक्विड। तो इस केस में क्या होगा, डेल्टा एच आपके पास नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज होगी। लेकिन वहीं अगर आपके पास जैसे यहाँ पे H2 गैसेस लिया, अगर एक का गैस प्रोडक्ट था दूसरे का भी गैस प्रोडक्ट था और ये इस स्टेट को छोड़ के लिक्विड स्टेट में आ रहे, तो यहाँ ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है। वहीं अगर मैं H2 गैसेस लेती हूँ प्लस हाफ O2 गैसेस लेती हूँ और इसको कन्वर्ट करती हूँ H2O गैसेस में, तो क्या होता है, डेल्टा एच हमारे पास जो आएगा यहाँ से -242.0 किलो जूल के बराबर, यानी कि इतनी हीट एनर्जी जो है रिलीज हो रही है। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स की क्वांटिटीज़ कितनी है, जो चेंज इन एंथैल्पी यानी कि हीट में जो चेंज आ रहा है या वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो इवॉल्व हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, वो डिपेंड करती है कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी। वो इस चीज़ पे डिपेंड करिए कि आप कितनी रिएक्टेंट्स ले रहे हो रिएक्शन को करवाने के लिए। जैसे मान लीजिए आपने H2 गैसेस लिया, 1 मोल हाइड्रोजन का ले रहे हो और हाफ मोल आपने ले लिया ऑक्सीजन गैस का, और यहाँ से प्रोडक्ट बनता है H2O लिक्विड। तो इस केस में डेल्टा एच आ जाएगा आपके पास, जो हीट चेंज है वो आ जाएगा -286.0 किलो जूल के बराबर। लेकिन वहीं अगर आप 2 मोल्स ले लेते हो इस चीज़ के, मतलब 2 हाइड्रोजन के प्लस प्लस O2 गैसेस के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2H2O लिक्विड, यानी कि डेल्टा एच जो है
-572.0 किलो जूल के बराबर है। तो देखो हुआ क्या, जब आपके पास एक एक मोल था, एक मोल हाइड्रोजन का था, आधा मोल ऑक्सीजन का था, तो प्रोडक्ट बनने पर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई। लेकिन वहीं अगर आप इस चीज़ को डबल कर देते हो, यानी कि डबल द प्रोडक्ट बने हैं आपके पास, तो क्या होगा, डेल्टा एच की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ये भी पूरे के पूरे डबल हो गए। थर्ड क्या है, एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स। एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स। अब एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन की बात करें तो एंथैल्पी जो है किसी भी रिएक्शंस की, देखो एलोट्रोप पहले क्या होते हैं, कार्बन से जुड़े हुए, जैसे किसी भी एलिमेंट की अगर हम बात करें, अगर वो खुद से जुड़ के बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है तो हम उनको कहते हैं उसके एलोट्रोप। उसी तरह कार्बन जब खुद के साथ जुड़ता है तो वो दो चीज़ें बना देता है, या तो वो फुलरेंस बना देगा, या डायमंड बना देगा, या ग्रेफाइट बना देता है। तो इनको हम कहते हैं एलोट्रोप्स। तो अगर हमने जैसे कार्बन का डायमंड फॉर्म लिया और इसको ऑक्सीजन गैस के साथ हीट करवाया, तो क्या होगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और डेल्टा एच जो यहाँ से रिलीज होगा वो होगा -393.5 किलो जूल के बराबर। वहीं -395.4 किलो जूल के बराबर। वहीं अगर आप कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म लेते हो और उसको ऑक्सीजन गैसेस के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो ये चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस में, और डेल्टा आर एच आपके पास यहाँ से आ जाएगा -393.5 किलो जूल। तो एंथैल्पी जो है, देखो हैं तो दोनों ही कार्बन, लेकिन जिस फॉर्म में जुड़े हैं उस हिसाब से भी आपके पास एंथैल्पी डिफरेंट आ रही है। अब हीट चेंज नेक्स्ट है थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। अब थर्मोकेमिकल इक्वेशंस क्या होती है, किसी भी केमिकल इक्वेशन में जिसमें हीट चेंजेस के बारे में लिखा गया है जो रिएक्शन के दौरान हो रही हैं, उनको हम कहते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। अब देखो इनके लिखने का तरीका क्या है, जो साइन कन्वेंशंस हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं ठीक उनके जैसा ही। जैसे मान लीजिए अगर कोई रिएक्शन दे रखा आपको, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, H2 गैसेस प्लस हाफ O2 गैसेस, ये बना देता है H2 लिक्विड। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि H2 गैसेस कि इनके जो स्टेट्स हैं, जिस स्टेट से ये थे, जैसे कि अगर ये गैसेस में, ये गैसेस में और ये लिक्विड में, तो इन स्टेट्स को मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास रिएक्टेंट किस फिजिकल स्टेट में है और प्रोडक्ट किस फिजिकल स्टेट में। फिर अगर तो एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर तो हीट रिलीज होती है, तो हम उस हीट के आगे नेगेटिव साइन निकालेंगे -286 पर किलो जूल। लेकिन वहीं अगर हम हीट देते हैं तो डेल्टा एच आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इनके हीट चेंज के लिए आप वैल्यूज़ को लिखने की ज़रूरत है। वही जो कोफिशिएंट्स इनके आगे लगे हुए हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ हाफ है, तो जो इनके आगे के कोफिशिएंट्स लगे हुए हैं ये बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट हुए। हाइड्रोजन का 1 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल और वाटर का 1 मोल। नेक्स्ट टॉपिक है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ ने क्या कहा कि जो एंथैल्पी चेंज है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान वो सेम है, चाहे केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में हो चाहे एक से ज़्यादा स्टेप हो। तो अगर इसका स्टेटमेंट हमें लिखना हो तो हेस लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा कि द एंथैल्पी change during a chemical reaction
reaction is same whether the reaction takes place in one step or several steps। ये कहता है अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन वो चाहे एक स्टेप में हो जाए कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स इंस्टेंटेनियसली बन गए, या रिएक्टेंट से पहले इंटरमीडिएट बना फिर प्रोडक्ट बना, तो इसको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कह रहा है कि जो एंथैल्पी चेंज होगा पूरे केमिकल रिएक्शन के दौरान वो सेम ही होगा, चाहे आप कोई भी मेथड ले लें। जैसे कि कार्बन सॉलिड, इसको ऑक्सीजन गैस के साथ जब हमने रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे डेल्टा एच हीट चेंज आया और ये कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस में। लेकिन एक और मेथड क्या हो सकता है कि कार्बन सॉलिड को, इस चीज़ को हमने हाफ ऑक्सीजन गैस के साथ ट्रीट किया और यहाँ आपके पास डेल्टा H1 आया, ये कन्वर्ट हुआ पहले कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस में। अब इस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हमने अगेन हाफ ऑफ ऑक्सीजन गैस का मोल प्रोवाइड किया और यहाँ जो डेल्टा H था वो बना डेल्टा H2। देखो हुआ क्या ना कि हमने कोई रिएक्शन लिया कार्बन सॉलिड के फॉर्म में, उसको ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करवाए इन दी प्रेजेंस ऑफ डेल्टा H, तो उसने बना दिए कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। या तो वो डायरेक्ट इस मेथड से जा सकता था या फिर इस मेथड से। इस केस में इकट्ठा 1 मोल ऑक्सीजन की जगह उसने हाफ मोल ऑक्सीजन प्रोवाइड किया एंड देन अगेन हाफ मोल ऑक्सीजन प्रोवाइड किया। तो हेस्लो ने क्या कहा कि चाहे आप कोई भी मेथड लो, ये जो डेल्टा H की वैल्यू है ये उन स्टेप्स के हीट एंथैल्पी के सम के बराबर हो जाएगी। ये थी हेस्लो की स्टेटमेंट। फर्स्ट, different types of enthalpy या हीट। सबसे पहली हीट जो हम बात करेंगे वो होगी एंथैल्पी, यानी कि हीट ऑफ कंबशन। जो जलने पर आपके पास एंथैल्पी चेंज आता है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ कंबशन और इसको डिनोट करेंगे डेल्टा CH से। अगर इसको डिफ़ाइन करना हो तो ये वो हीट चेंज होगी या वो एंथैल्पी चेंज होगी जब आपके पास 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का पूरी तरह जल जाता है। जैसे कि अगर आप कार्बन सॉलिड लें, उसको ऑक्सीजन गैस के साथ ट्रीट करें तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसको वुड का एग्जांपल समझो कि वुड लिया आपने, वुड में कार्बन होता है, वुड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा CH है वो -393.5 किलो जूल के बराबर है। और एक चीज़ और कि जो प्रोसेस ऑफ कंबशन है ये हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब आप किसी चीज़ को जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और डेल्टा CH वैल्यू जो है फ्यूल्स की ये हमेशा नेगेटिव आएगी आपके पास। अब इस हीट ऑफ कंबशन का सिग्निफिकेंस क्या है। जो हीट ऑफ कंबशन वैल्यूज़ हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब हम आप फ्यूल्स को रेट करते हैं। एक ऐसा फ्यूल जिसकी हाई वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन है पर ग्राम, जिसको कैलोरीफिक वैल्यू भी कहा जाता है फूड की, उसको सबसे बेहतर माना जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि इसका आपके पास एप्लीकेशंस क्या होंगी। जैसे कि हमने ले लिया C6H14, ये गैशियस फॉर्म में लिया और इसको जब हम कंबस्ट करते हैं यानी कि जलाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है C4H8 में प्लस C2H6 में।
अब इसके केस में जब हम इसको 9.5 ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, ये डेल्टा एच कंबशन हो जाती है आपके पास C6H14 की। ये कन्वर्ट हो जाता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस प्लस 7H2O लिक्विड में। देखो क्या होता है कि ये जो से हाइड्रोकार्बन जैसे स्पीशीज़ है ना, जब आप इनको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कन्वर्ट करते हो, मतलब जलाते गए, और इसके केस में अगर हम इसको 6 ऑक्सीजन के मोल्स प्रोवाइड करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है डेल्टा एच कंबशन ऑफ C4H8। जब इसको भी पूरा जला देते हैं तो ये भी यही प्रोडक्ट देता है, और साथ में इसके केस में अगर प्लस 3.5 ऑक्सीजन गैसेस दे रहे हैं तो ये चीज़ भी जल के आपके पास C2H6 को जब जला देते हैं तो ये भी आपके पास यही चीज़ देगा। तो इस इंस्पेक्शन के मेथड से कि मतलब पहले क्या था, अगर आप इसको जलाते हो तो ये आएगा, लेकिन अगर आपने पहले इसको इसमें कन्वर्ट किया और इस मेथड से आ रहा तब भी यही आ रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ क्या क्लियर हुई कि डेल्टा एच जो है रिएक्शन का, जो एंथैल्पी चेंज है रिएक्शन का, वो बराबर है डेल्टा एच कंबशन ऑफ C6H14 माइनस डेल्टा एच कंबशन ऑफ C4H8 माइनस डेल्टा कंबशन H ऑफ C2H6। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो डेल्टा H जो है रिएक्शन का वो किस चीज़ के बराबर होगा, डेल्टा H कंबशन रिएक्टेंट्स के माइनस डेल्टा H कंबशन प्रोडक्ट्स के। यानी कि चाहे आप कोई भी मेथड ले लें आपके पास प्रोडक्ट वही आएगा या फिर एंथैल्पी चेंज वही आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसकी एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन की, जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम बॉम्ब कैलोरीमीटर। जो हीट चेंजेस होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस में उनको मेजर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर्स। जितनी एक्सपेरिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से आपके पास कैलोरीमीटर यूज़ किए जाते हैं। आमतौर पर जो कांस्टेंट वॉल्यूम जो रिएक्शंस जो हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होते हैं, और गैसेस जो यूज़ होती हैं वो क्लोज कंटेनर में होती हैं जिसमें रिजिड वॉल्स होंगी, ताकि अब देखो इसको बनाना हो तो ये कैसे बनेगा। जो कांस्टेंट वॉल्यूम बॉम्ब कैलोरीमीटर है वो कुछ इस तरह दिखता है। अब इसमें क्या करते हैं कि जो आपके पास ये रिजिड वॉल्स, इन वॉल्स को बहुत ही ज़्यादा रिजिड बनाते हैं ताकि ये बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर को विथस्टैंड कर सके, जैसे कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में। अब जो ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है इसकी बॉडी क्या होगी, ये हैवी स्टील की होगी, और इस स्टील वेसल को अंदर से गोल्ड या प्लैटिनम से कोट किया जाएगा ताकि ऑक्सीडेशन जो है स्टील की वो रोकी जा सके ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। और वेसल को ऊपर जैसे फिट किया जाएगा एक बहुत ही टाइट स्क्रू कैप से। अब इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक R1 है और एक R2 है, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं थ्रू प्लैटिनम वायर S। ये जो आपके पास वायर S है, अगर ये R1 है और दूसरा यहाँ पे R2 है तो इनको कनेक्ट किया जाता है S के थ्रू, जो कि इस आपके पास इस प्लैटिनम डिप्ड रहती है इस प्लैटिनम कप में। ये जो प्लैटिनम कप है इसमें ये एस वायर इसमें डिप रहेगी, और जो इसके ठीक नीचे जो सब्सटेंस इसके अंडर इन्वेस्टिगेशन में है उसको प्लैटिनम कप में रखा जाएगा। अब इस सब्सटेंस को मतलब बहुत ही थोड़ी मात्रा में लिया जाएगा, फिर वेसल को, इस पूरी वेसल को फिल किया जाएगा एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से, ताकि जो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से, और वो इस प्रेशर पे अबाउट यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो होगा 15,200 टू 19,000 mm ऑफ Hg, और फिर सील कर दिया जाता है। अब उसको डिप किया जाता है एक इंसुलेटेड वाटर बाथ में, जिसको प्रोवाइड किया जाता है एक मैकेनिकल स्टीरर के साथ। पहले इसको बनाया गया, फिर इसमें से ऑक्सीजन पास की गई, फिर इसको इस इंसुलेटेड वाटर वेसल में डाला गया जिसमें पानी है,
और आपके पास एक स्टेरर जुड़ा हुआ है और इसके साथ जोड़ा गया एक बेकमैन थर्मोमीटर को। जो बेकमैन थर्मोमीटर है बेटा, इसकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है कि ये 0.01 डिग्री सेल्सियस का चेंज भी हमें बता सकता है। तो जो इनिशियल टेम्परेचर है पानी का उसको नोट किया गया और केमिकल कंबशन को इनिशिएट किया गया जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया गया। जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो हीट इवॉल्व हुई किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा, जिसको रिकॉर्ड किया गया थर्मोमीटर से। अब जब हमें हीट कैपेसिटी पता लगी कैलोरीमीटर की और कितना ही टेम्परेचर में राइज हो रहा है, तो हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन या फिर हीट ऑफ कंबशन ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। यानी कि डेल्टा यू जो है वो बराबर है -c इंटू डेल्टा टी इंटू एम डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। यहाँ पे जो c है वो हीट कैपेसिटी है कैलोरीमीटर की, डेल्टा टी टेम्परेचर में कितना राइज आया, m क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस और w है मास ऑफ सब्सटेंस टेकन। तो अगर इसकी जो हमारे पास अगर हमें डेल्टा एच की वैल्यू डिटरमिन करने हैं तो हम बैलेंस इक्वेशन लिख सकते हैं और वहाँ से डेल्टा एन जे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल्टा एन जे की वैल्यू फाइंड आउट करके हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू भी आ जाएगी, जो कि होती है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब अगर आपके पास ये तो था कि भाई कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर हो, अगर आपके पास कांस्टेंट प्रेशर बॉम्ब कैलोरीमीटर हो, मतलब दो टाइप्स के एग्जिस्ट करते हैं ना, एक में आपके पास क्या होता है कांस्टेंट वॉल्यूम होती है और एक में कांस्टेंट प्रेशर होता है। दोनों में जो डिफरेंस है मतलब इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें आप एक पिस्टन फिट करते हो जिसको कांस्टेंट प्रेशर पे रखा जाता है। 10 जो हीट इवॉल्व होगी ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन QP वो डायरेक्टली दे देती है आपके पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यानी कि डेल्टा एच जो है वो -c इंटू डेल्टा टी इंटू एम बाई डब्ल्यू के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास कांस्टेंट प्रेशर बॉम्ब कैलोरीमीटर है, इसके केस में जो डेल्टा एच आएगा वो आएगा -c इंटू डेल्टा टी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस बाय वेट ऑफ सब्सटेंस। तो अगर हम इंटरनल एनर्जी निकालना चाहें कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो वो आएगी समीशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आई हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनिशियल और टी टेम्परेचर फाइनल चीज़ का माइनस टेम्परेचर ऑफ इनिशियल। नेक्स्ट है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी। न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है फूड्स की और कितना ही ज़्यादा कोई फ्यूल यूज़फुल है उसको डिटरमिन किया जाता है कि वो कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है जब आप उसको हीट करते हो। जब आपने खाना खाया तो खाना खाने के बाद क्या होता है कि पेट में आपके पास एसिड उसको डाइजेस्ट करने लगता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हीट रिलीज़ होती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास कंबशन टाइप हुई है। अब कंबशन जो है फूड्स की या फ्यूल्स की उसको आमतौर पर जोड़ा जाता है कि उनकी कंबशन जो है वो कितनी एनर्जी दे रहा है, कंबशन एनर्जी पर ग्राम, इसी को कहा जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। अगर इसको डिफाइन करना हो तो कैलोरीफिक वैल्यू कैसे डिफाइन होगी। इट इज़ डिफाइंड एज the amount of heat produced in calories or joules when 1 gram of a substance, जब 1 ग्राम किसी सब्सटेंस का चाहे वो खाना हो या फ्यूल हो वो पूरी तरह जल जाता है, इज कम्प्लीटली बर्नड। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू को यूजुअली एक्सप्रेस किया जाता है किलो कैल ग्राम में या किलो जूल्स पर ग्राम में, और 1 किलो कैल जो है
ये बराबर है आपके पास 4.184 किलो जूल के। जैसे कि CH4 गैस ली आपने मीथेन, इसको बर्न किया 2 ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में और ये इसने प्रोडक्ट क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस प्लस 2H2O लिक्विड और साथ में क्या आया 891 किलो जूल। तो अगर इसकी कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी हो, अगर इसकी कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगा, जितनी कंबशन एनर्जी है, कंबशन एनर्जी जितनी भी निकली डिवाइडेड बाय जो भी इसका मोलर मास होगा। अब कंबशन एनर्जी कितनी निकली यहाँ से 891 किलो जूल। जब आप इसको 16 से जो इसका मोलर मास है उससे डिवाइड करोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 55.6 किलो जूल पर ग्राम। अब देखो फ्यूल्स की जब ग्रेडिंग की जाती है कि फ्यूल कौन सा बेहतर है, तो उनको हम इस बेस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी फ्यूल की जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा उसकी कीमत होगी, और हाइड्रोजन की इस केस में सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है। नेक्स्ट टॉपिक है एंथैल्पी हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो ये क्या होगा, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of a compound is formed from its elements is called enthalpy of formation, यानी कि डेल्टा HF। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो ये वो एंथैल्पी चेंज है आपके पास, ये वो एंथैल्पी चेंज होगा जब 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का बन रहा है उसके रिएक्टेंट से, और मतलब उसके उन एलिमेंट से जो कि स्टैंडर्ड स्टेट्स में या फिर उनकी मोस्ट स्टेबल स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हमें समझाना हो इस चीज़ को, जिनमें आपके पास मोलर एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व हों, जैसे कि H2 का गैशियस फॉर्म ले लिया और इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं हाफ O2 के गैशियस फॉर्म से, ये हमारे पास क्या देगा H2O का लिक्विड फॉर्म। और यहाँ जो आपके पास फॉर्मेशन के लिए एनर्जी लगी, देखो H2 देखा गया कि जब H2 गैशियस को हाफ गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करवाया गया तो H2O लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। अब जब ये H2 गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि आपके पास एक नया मॉलिक्यूल बना है या फॉर्म हुआ है, तो जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो रिलीज़ होगी। क्योंकि हमने आयनिक कंपाउंड्स के केस में भी देखा था कि जब भी आपके पास दो कैटायन, एक कैटायन और एक एनायन जब कंबाइन करते थे तो जो प्रोडक्ट बनता था उसके साथ एनर्जी रिलीज़ होती थी कि, और वो एनर्जी को हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते थे क्योंकि वो हमें स्टेबिलिटी बताता था। अब यहाँ जो H2O फॉर्म हुआ तो उसके लिए कुछ हीट एनर्जी रिलीज़ हुई, तो उसी को हमने कहा कि ये फॉर्मेशन की एंथैल्पी है। उसी तरह अगर मैं कार्बन का एग्जाम्पल लेती हूँ, कार्बन ग्रेफाइट जो कि सॉलिड फॉर्म में है और इसको ट्रीट किया हमने 2H2 गैसेस के साथ, तो ये क्या बना देता है CH4 गैस, और यहाँ पे जो डेल्टा FH0 आएगा वो आएगा -74.81 किलो जूल पर मोल। वहीं अगर मैं इस पूरे रिएक्शन को कंबाइन कर दूँ, इन दोनों रिएक्शंस को अगर कंबाइन कर दिया तो 2 कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में जो कि सॉलिड है प्लस 3H2 गैसेस, 2 हाइड्रोजन इसके 1 हाइड्रोजन इसका, तो एग्जैक्टली 3 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन आपके पास हाफ ऑक्सीजन गैसेस, और ये बना देना है C2H5OH लिक्विड फॉर्म में। और इसके केस में डेल्टा FH0 क्या आया आपके पास
-277.7 किलो जूल पर मोल। तो हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पीज जो हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ formation of elements are ज़ीरो। फॉर्मेशन के लिए जो स्टैंडर्ड एंथैल्पीज एलिमेंट्स की वो ज़ीरो हो जाती है। अब एंथैल्पी चेंज किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, एंथैल्पी चेंज फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो होता क्या है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड ये सॉलिड के साथ कंबाइन करता है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में लिया और इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस के साथ आपने रिएक्ट करवाया, तो ये रिएक्शन में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। अब जब कैल्शियम कार्बोनेट बना तो यहाँ से भी आपके पास डेल्टा एच नॉट की कुछ वैल्यू आएगी, -178.3 किलो जूल पर मोल। अब जो है ये जो आपके पास एनर्जी आई, ये चीज़ जो ये एनर्जी आई, ये फॉर्मेशन की एंथैल्पी नहीं है, ये जो आपके पास क्या है इन रिएक्शंस में। उसी तरह अगर हम एक और रिएक्शन लेते हैं, H2 गैसेस प्लस ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में, ये एग्जिस्ट करके हमारे पास क्या बना दे रहा है, 2HBr गैसेस। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा FH0 क्या आ जाएगा, -72.8 किलो जूल पर मोल। इन ऊपर वाले रिएक्शंस में जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो डिफाइन नहीं गई है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, देखो इस वाले रिएक्शन में यहाँ पे 2 मोल्स बने इंस्टेड ऑफ 1 मोल ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट। मतलब हमें क्या चाहिए था कि अगर आपके पास 1 मोल बनता तो उस केस में हम हीट ऑफ फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते। तो डेल्टा FH0 ऑफ अ रिएक्शन ये किसके बराबर है, स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ formation of all products minus standard enthalpies of formation of all reactants। तो अगर हम स्टैंडर्ड हीट चेंज निकालना चाहते हैं किसी भी रिएक्शन का, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी निकालना चाहते हैं किसी भी रिएक्शन का, तो हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सभी प्रोडक्ट्स की स्टैंडर्ड एंथैल्पी पता होनी चाहिए, और उसमें से स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो है रिएक्टेंट्स के हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा FH0 जो है ये बराबर है समीशन ऑफ डेल्टा FH0 ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी कि प्रोडक्ट्स में जितनी भी चीज़ें आपके पास बनी, अगर हर एक की हीट एंथैल्पी हमें पता है तो उनका समेशन का मतलब है कि उनको ऐड कर देना, माइनस समेशन ऑफ जितने भी रिएक्टेंट्स थे उनके फॉर्मेशन का स्टैंडर्ड स्टेट पे जो भी एंथैल्पी आई हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाती है ये वाली। थर्ड टाइप ऑफ एंथैल्पी जो हमारे पास है वो है एंथैल्पी या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब होता क्या है, इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है किसी भी एसिड का इज न्यूट्रलाइज्ड बाय अ बेस। ये कहता है कि चेंज इन एंथैल्पी कितना हीट में चेंज हो रहा है जब आपके पास एक एसिड जो है एक बेस का, जैसे कि अगर 1 मोल आपने एसिड का लिया है तो 1 ही मोल आपको बेस का लेना पड़ेगा। तो जो एनर्जी उस टाइम रिलीज़ हो रही उसको कहा इसने
हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जैसे कि HCl एक्वस को जब आप NaOH एक्वस के साथ ट्रीट करोगे तो ये क्या बना देता है, NaCl एक्वस साथ में H2O लिक्विड, और यहाँ से जो डेल्टा न्यूट्रलाइजेशन H निकलती है वो 57.1 किलो जूल आती है। तो न्यूट्रलाइजेशन जो है किसी भी रिएक्शन की, वो 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयंस और 1 मोल ऑफ OH माइनस आयंस के बीच में रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है जब वो 1 मोल वाटर का बना देते हैं। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, वो हमेशा सेम होगी क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है और दोनों के ही केस में हाइड्रोजन और OH माइनस बराबर होंगे। तो ये हमेशा ही आपके पास इक्वल होगी -57.1 किलो जूल पर ग्राम इक्विवेलेंट, या फिर जो आपके पास डेल्टा न्यूट्रलाइजेशन H है वो हमेशा कितनी वैल्यू होगी इसकी, -57.1 किलो जूल पर ग्राम इक्विवेलेंट, या फिर -13.7 किलो कैल पर ग्राम इक्विवेलेंट। अब होता क्या है कि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो H पॉजिटिव और OH माइनस कंबाइन करके H2O बना देते हैं, और इस केस में जो डेल्टा H होता है वो बन जाता है -57.1 किलो जूल। तो वहीं अगर रिवर्सिबल रिएक्शन हो, फॉर रिवर्स ऑफ दिस रिएक्शन, जिसको हम कहेंगे आयनाइजेशन ऑफ वाटर, आयनाइजेशन ऑफ वाटर, तो H2O को अगर डिसोसिएट किया जाए, ये कन्वर्ट हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस OH माइनस में। तो यहाँ आपको डेल्टा H यानी कि वाटर को आयनाइज करने के लिए जो एनर्जी हीट देनी पड़ेगी वो होगी 57.1 किलो जूल प्लस साइन, यानी कि जो एंथैल्पी है आयनाइजेशन ऑफ वाटर की वो कितनी होगी 57.1 किलो जूल पर मोल। न्यूट्रलाइजेशन जो है किसी भी एसिड और बेस की वो ज़्यादातर एक्सोथर्मिक होगी, और एक्सोथर्मिक होगी क्योंकि इसके केस में हीट रिलीज़ हो रही है, और हीट रिलीज़ इसलिए भी होती है कि आपके पास ये जब सॉल्ट बनता है तो वो स्टेबल कंपाउंड की तरफ हेड होता है, मतलब उसी तरफ जाने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की वो हमेशा नेगेटिव होगी। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ना हो, उसकी जगह वीक एसिड और वीक बेस हो, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस चीज़ें क्या होती है, वीक बेस एसिड आपके पास वो स्पीशीज़ है जो पूरी की पूरी कभी भी आयनाइज नहीं होंगी जब आप उनको पानी में डिसॉल्व करते। तो देखो होता क्या है कि अगर आपने वीक एसिड लिया CH3COOH लिया, और जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हो तो बहुत टाइम के बाद जाके कहीं CH3CO माइनस और H पॉजिटिव जैसे आयंस निकलते हैं इसमें से, और यहाँ जो आपके पास एनर्जी होगी वो होती है +1.9 किलो जूल के बराबर, यानी कि इतनी एनर्जी आपको इसको आयनाइज करने के लिए देनी पड़ती है। तो एक कुछ पार्ट जो है हीट का वो इवॉल्व होता है ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे जो थोड़ी बहुत हीट इवॉल्व हो रही थी न्यूट्रलाइजेशन के दौरान, उसको दोबारा कंज्यूम कर लिया गया कि ताकि वीक एसिड या वीक बेस की दोबारा आयनाइजेशन हो सके। एज अ रिजल्ट जो हीट्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वीक एसिड्स की स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस की स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वो हमेशा लेस देन 57.1 किलो जूल पर मोल होगी। तो देखो जब हमें पता है कि H प्लस और OH माइनस से जब H2O बनता है तो यहाँ पे आपके पास डेल्टा H जो है वो आ जाती है -57.1 किलो जूल। और अगर हम इस पूरे को लिखना चाहें तो CH3COOH प्लस, इनको रिएक्ट करवाया, ये यहाँ से कट गया, तो CH3COOH प्लस OH माइनस ये हमारे पास दे रहा है H2O प्लस CH3COO माइनस। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H निकालना चाहें
तो वो आ जाएगी डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन, यानी कि -57.1 प्लस 1.9 किलो जूल। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा -55.2 किलो जूल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।